खबर के साथ अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। दाऊद के D2 गैंग से अतीक हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं। दाऊद के इशारे पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये शक जताया जा रहा है। अतीक ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए थे। दाऊद और ISI के करीबी सफेदपोश होने वाले थे बेनकाब। अतीक से आतंकी कनेक्शन को लेकर पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने लग रहे थे और इसी बीच अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन इस वक्त की अब बड़ी खबर यह हम आपको बता रहे हैं, दाऊद के D2 गैंग से अतीक हत्याकांड के तार जुड़ते हुए कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। दाऊद के इशारे पर हत्याकांड को अंजाम देने का शक जाहिर किया जा रहा है। माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डी कंपनी यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जरिए ISI से संपर्क में आया था। अतीक और ये दोस्ती दशकों पुरानी थी। दाऊद और अतीक के गठजोड़ की शुरुआत साल 1991 में हो गई थी। पुलिस पूछताछ में अतीक अहमद ने ये बातें बताई थी। अतीक अहमद का विरोध करना छम्मन को इतना भारी पड़ा कि प्रयागराज में रहना उसका मुश्किल हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वो मुंबई जाकर छुप गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अतीक अहमद का दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन जुड़ चुका था। और बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के कहने पर ही अबू सलेम ने मुंबई में छम्मन को ढूंढा और अतीक अहमद के हवाले किया। माफिया मुख्तार अंसारी और माफिया अतीक अहमद का आपस में पुराना गठजोड़ था। इन दोनों के बीच में मधुर संबंध थे। STF की पूछताछ में अतीक अहमद ने बताया कि दाऊद इब्राहिम के साथ जो संबंध अतीक अहमद के थे वो मुख्तार अंसारी की वजह से थे। दरअसल दाऊद गैंग का एक सदस्य अबू सलेम, जो फिलहाल जेल के अंदर बंद है, जिसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है, वो आजमगढ़ का रहने वाला है और उसके संबंध मुख्तार अंसारी के साथ थे। मुख्तार अंसारी ने पहले अबू सलेम से अतीक अहमद की दोस्ती करवाई, जिसके बाद अतीक अहमद छोटा शकील से मिला और उसके बाद वो दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया, यानी वो डी कंपनी के लिए काम करने लगा था। उमेशपाल हत्याकांड के बाद 25 दिनों तक अतीक अहमद का बेटा असद प्रयागराज के कानपुर, नोएडा, दिल्ली, अजमेर से नासिक भागता रहा और आखिर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बताया ये जा रहा है कि 14 मार्च को असद अजमेर गया था, जिसके बाद असद को छुपाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी अबू सलेम के गुर्गों से मदद मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन पुणे जाने से पहले उसका एनकाउंटर हो गया। उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद का बेटा असद कई राज्यों में भागता फिरा। यूपी STF उसके पीछे पड़ी हुई थी, उसको ढूंढ रही थी। कई दिन दिल्ली में रहने पर भी असद को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, जिसके बाद वो अजमेर गया। बताया जाता है कि अजमेर में अबू सलेम के गुर्गों के साथ उसने संपर्क साधा, जहां पर असद को कहा गया कि वो किसी भी तरह से पुणे आ जाए और पुणे आने के बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अबू सलेम यानी डी कंपनी की होगी। अबू सलेम फिलहाल जेल के अंदर बंद है, लेकिन महाराष्ट्र, नासिक और पुणे जैसे इलाकों में उसका नेटवर्क अभी भी फैला हुआ है। कहा जाता है कि जो असद है वो पुणे तक नहीं जा पाया, उससे पहले ही पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस पूछताछ में अतीक ने बड़े खुलासे किए हैं। कई सफेद पोशों के नाम लिए हैं जो दाऊद, ISI और आतंकी संगठनों के मददगार हैं। अतीक ने बताया है कि वो पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। अतीक ने ये बात भी मानी कि उसके पास हथियारों की कमी नहीं थी। उसके संबंध दाऊद, ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से थे। दाऊद इब्राहिम ने अतीक अहमद की मुलाकात ISI और लश्कर के ऑपरेटिव से कराई। धीरे धीरे करके प्रयागराज का माफिया अतीक अहमद प्रयागराज में ISI और लश्कर के लिए एक बड़ा मददगार साबित होने लगा। बदले में अतीक अहमद को पाकिस्तान से आने वाले हथियारों की खेप मिलने लगी। ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे और ISI, लश्कर और दाऊद के नेटवर्क के जरिए वो अतीक अहमद तक पहुंचते थे। इस बात का खुलासा अतीक अहमद ने पुलिस के सामने दिए गए अपने बयान में किया है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए लोग हों या ISI से जुड़े हुए लोग हों या लश्कर से जुड़े हुए लोग हों, जो भारत के अंदर इन हथियारों के नेटवर्क को चला रहे थे, ड्रग्स के नेटवर्क को चला रहे थे, इसमें से बहुत सारे सफेद पोश भी हैं। उनके नामों का खुलासा भी एक एक करके अतीक अहमद कर रहा था, क्योंकि बेटे असद की एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद टूट चुका था और वो अब सबको बेनकाब करना चाहता था। ऐसी आशंका है कि
वो जिन सफेद पोशों को बेनकाब कर रहा था उससे आईएसआई, दाऊद और लश्कर के नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों का भांडा फूट सकता था और इसी के चलते दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ही अतीक अहमद की हत्या करा दी गई। अतीक और अशरफ पर जिस पिस्टल से गोलियां बरसाई गई थी उसका इंतजाम डी कंपनी के लिए यूपी में मिशन करने वाले D2 गैंग के सदस्य बाबर ने किया था। बाबर के खिलाफ कानपुर के कई थानों में रंगदारी, हत्या और हत्या के प्रयास समेत दर्जनों गंभीर अपराधों की FIR दर्ज है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि अतीक अहमद को मारने वाले शूटर्स को हथियार कानपुर के बाबर ने दिए थे। बाबर का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर से D2 गैंग की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल कहा जाता है कि दाऊद की डी कंपनी से इंस्पायर होकर कानपुर में D2 गैंग को बनाया गया था, लेकिन इसका काम दाऊद के इशारे पर रंगदारियां वसूलना, दाऊद के इशारे पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराना और हथियारों की तस्करी करना था। देश के अलग अलग राज्य हो, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कई जगह पर D2 गैंग के सदस्यों के खिलाफ रंगदारी वसूलने, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद निरोधक धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। कहा जाता है कि D2 गैंग खत्म हो चुका है, लेकिन अंदरूनी खाने ऐसी जानकारी मिली है कि D2 गैंग ऑपरेट कर रहा है और दाऊद के इशारे पर ही वो इन तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जो पहले दिया करता था, चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो या रंगदारी वसूलना हो। पुलिस की फाइलों में D2 गैंग खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि D2 गैंग अभी भी सक्रिय है। उसने अपने काम करने का तरीका बदल दिया है। अब वो जमीनों के सौदे करता है, विवादित जमीनों पर कब्जे करता है और D2 गैंग के अंदर कई सफेद पोश लोग भी शामिल हैं, जिनका काम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी है, हथियारों की तस्करी भी है, जिनमें से एक शूटर बाबर भी है जिसने अतीक अहमद के शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे। ये हथियार दरअसल पाकिस्तान में बने हुए थे। जिगासा पिस्टल जो टर्की मेड पिस्टल है, ये उसकी फर्स्ट कॉपी थी। ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और कई दूसरी जगहों पर दाऊद इब्राहिम ने इस तरह की विदेशी पिस्टल्स की फर्स्ट कॉपी